हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साया गुप्ता एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम चैप्टर 40 यूनियन टेरिटरीज एंड चैप्टर 41 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज पे बेस्ड एमसीक्यूज को कवर करेंगे। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को। सबसे पहले देखते हैं अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 एंड ये चीज कब हुई थी? अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है एंड बहुत इजी क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर इन इंडिया? यानी कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9, ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8। अब ये 8 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं उन्हें देखते हैं। सो पहली है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दूसरी है लक्षद्वीप, तीसरी है पुदुचेरी, फोर्थ है चंडीगढ़, फिफ्थ है दिल्ली, सिक्स्थ है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा कि दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव जो पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी उनको 26 जनवरी 2020 को मर्ज कर दिया गया है। ठीक, यानी कि एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। सेवेंथ, जम्मू एंड कश्मीर कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019। एंड एट्थ, लद्दाख, इसे भी कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। सेकेंड क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट provided a special status to Union Territory of Delhi and redesignated as the National Capital Territory of Delhi? यानी कि जो दिल्ली है उसको स्पेशल स्टेटस किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रोवाइड किया गया? ऑप्शन ए 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। जहां तक बात है 61st की, तो इसने वोटिंग एज को रिड्यूस किया था। पहले 21 होती थी और उसको रिड्यूस करके 18 कर दिया था। सी की बात करें यानी कि 97th की, तो उसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी कि संवैधानिक दर्जा दिया था। एंड जो 101 था ना, उसने जीएसटी इंट्रोड्यूस की थी हमारे देश में, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थर्ड क्वेश्चन, as provided under 5th schedule of the constitution, governor is empowered to declare an area to be a scheduled area. Second, each state having scheduled area has to establish a tribes advisory council. अब आपको ये बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू 5th शेड्यूल सही है कि नहीं। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि किसी भी एरिया को एक शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। एंड यहाँ क्या लिखा था? गवर्नर। सो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत, बट दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो भी स्टेट ऐसे हैं जहां शेड्यूल्ड एरियाज हैं तो उन्हें ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल सेटअप करनी ही करनी पड़ेगी, ये तो क्लियर बात है। सो ऑप्शन बी 2 only would be our correct answer. Fourth, the provisions in 5th and 6th schedule in the Constitution of India are made in order to, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसकी 5वीं और 6ठी अनुसूची किस मैटर से डील करती है, किस चीज से डील करती है? ए, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, बी, डिटरमाइन द बाउंड्री बिटवीन स्टेट, सी, determine the powers, authorities and responsibilities of panchayat, and D, protect the interest of all border state. So इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। इनफैक्ट जब हम 5th एंड 6th शेड्यूल की बात करते हैं तो हम केवल और केवल ट्राइबल एरियाज की ही तो बात कर रहे हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब and the other traditional forest dwellers act 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both? इसे 2013 में पूछा गया था। चार ऑप्शंस है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर,
सी तहसीलदार, डी ग्राम सभा। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, सो आई बिलीव कि आप सभी से इसका सही आंसर बनेगा। इसका सही आंसर है डी ग्राम सभा, और ये चीज कहां लिखी हुई है? सेक्शन सी ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 में लिखी हुई है। सिक्स्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2012 में इसे पूछा गया था। पहला, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा, यानी कि जो हमारी अपर हाउस है राज्यसभा, वहां यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। सेकेंड, इट इज विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एग्जाडिकेट इलेक्शन डिस्प्यूट्स। सो इलेक्शन के रिगार्ड में किसी तरह का डाउट है, डिस्प्यूट है, तो उसको सॉल्व कौन करेगा, रिजॉल्व कौन करेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। थर्ड, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली। सो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? वन ओनली, टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। बहुत इजी है एंड थोड़ा बहुत ट्रिकी भी है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत है। अब क्यों गलत है इसे समझते हैं। जहां तक बात है पहले स्टेटमेंट की, तो वो इसलिए गलत है क्योंकि तीन ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है। वो तीन कौन सी हैं? दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। दिल्ली की राज्यसभा में 3 सीट है, पुदुचेरी की 1 सीट है एंड जम्मू एंड कश्मीर की 4। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि इलेक्शन डिस्प्यूट्स को इलेक्शन कमिश्नर नहीं रिजॉल्व करता। कौन रिजॉल्व करता है, कौन एग्जाडिकेट करता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट, बट अगर एमपी या एमएलए के इलेक्शन में डिस्प्यूट है तब हाई कोर्ट। एंड आर्टिकल 79 क्लियरली कहता है कि पार्लियामेंट किस किस से कंसिस्ट है? प्रेसिडेंट है पार्लियामेंट में, राज्यसभा एंड लोकसभा है। एंड क्वेश्चन में क्या लिखा था? केवल और केवल राज्यसभा एंड लोकसभा। सो तीनों के तीनों हमारे गलत थे। Seventh, under Article 240, the President can make regulations for the peace, progress and good government of 1. Andaman and Nicobar Island, 2. Chandigarh, 3. Delhi, 4. Lakshadweep, 5th Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. So correct क्या है? Option A 1 and 2 only, option B 3 and 4 only, option C 1, 4 and 5 and option D all of the above. So इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सो जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप एंड दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के लिए रेगुलेशंस बना सकते हैं। बट अगर बात करें पुदुचेरी की, तो पुदुचेरी की रिगार्ड में भी वो रेगुलेशंस बना सकते हैं, बट केवल और केवल तब जब वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंडेड हो या फिर डिसॉल्व हो। ठीक, सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 8th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। ऑन वन साइड वी हैव आर्टिकल 244 पार्ट 4 आर्टिकल 1 10th शेड्यूल। ऑन द अदर साइड वी हैव एंटी डिफेक्शन लॉ, टेरिटरी ऑफ इंडिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। नाउ you have to find out the correct match. So I am giving you 10 seconds. Just look at the question and found out the correct option. So इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 244 है वो विथ नो डाउट किससे डील करता है? शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन से। जो पार्ट 4 है वो डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत से। आर्टिकल 1 वो डील करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया से। एंड 10th शेड्यूल जो है वो डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से। सो ऑप्शन डी वुड बी आवर करेक्ट आंसर। 9th question, consider the following statement with regard to legislative assembly of Delhi. So जो विधानसभा है दिल्ली की, उसके रिगार्ड में दो स्टेटमेंट है। पहला, जो दिल्ली की विधानसभा है उसका स्ट्रेंथ 70 लोगों पे फिक्स कर दिया गया है। ठीक, एंड सेकंड, इट कैन मेक लॉस ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट। सो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि जो दिल्ली की विधानसभा है
उसकी स्ट्रेंथ 70 है। इवन जो आज भी विधानसभा उसकी 70 ही है ना। सो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, बट दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दिल्ली की विधानसभा हर एक स्टेट सब्जेक्ट पे कानून नहीं बना सकती। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड, ये सब क्या है, ये सब एक स्टेट सब्जेक्ट है, बट दिल्ली की विधानसभा इन तीनों चीजों पे कानून नहीं बना सकती। सो ये एक लिमिटेशन है, और ये सारी जो लिमिटेशंस हैं वो कहां से आई, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 से। ये वही एक्ट है जिसने दिल्ली को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया था और रीडेजिग्नेट किया था एस अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। एंड ये जो लिमिटेशन है ना कि वो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड, इन सब चीजों पे लॉ नहीं बना सकती, इस कारणों से कई बार आपने न्यूज में भी देखा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट अलेज करती है कि सेंटर उसे काम नहीं करने दे रही, सेंटर बोलता है कि दिल्ली गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही। सो ये सारी चीजों के पीछे जो रियल कारण है वो है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। 10th question. The sixth schedule of the Indian Constitution does not deals with the administration of tribal area in which of the following state, यानी कि जो हमारी छठी अनुसूची है वो इन चारों में से किस स्टेट की ट्राइबल एरिया से डील नहीं करती। इस बार क्वेश्चन जो है क्वाइट जो है फैक्चुअल है। इसमें क्लियरली कह दिया गया है कि ट्राइबल एरिया से डील करती है सिक्स शेड्यूल, बट केवल और केवल कुछ स्टेट्स की ट्राइबल एरिया से। सो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी ट्राइबल एरिया से वो डील नहीं करती। चार ऑप्शन है, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर, क्योंकि जो सिक्स्थ शेड्यूल है वो केवल और केवल चार स्टेट्स की ट्राइबल एरिया से डील करता है, वो है आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। एंड ये जो मोलेनोंग है, मोलेनोंग इज वन ऑफ द विलेज इन मेघालय विच इज सेड टू बी द मोस्ट क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया। सो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। एंड अब कौन कौन से स्टेट है वो आपको याद रखना है, तो उसकी एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं एटीएम मनी। ए से आसाम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, एम से वापस मेघालय। एंड जो मनी है, मनी मतलब क्या होता है, मनी मतलब पैसा, ठीक। सो जो मनी है, मनी मतलब पैसा। सो मनी में बहुत मनी है, मणिपुर में बहुत ज्यादा मनी है। सो उसको किसी तरह का स्पेशल कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है, इस कारण मणिपुर जो है ट्राइबल एरिया में नहीं है। कौन कौन से हैं, आसाम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय। 11th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, लाइक गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर इज द हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी, यानी कि राज्यपाल जैसे अपने राज्य का, अपने स्टेट का हेड होता है, तो वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है यूनियन टेरिटरी का वो हेड होता है। सेकेंड, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुडुचेरी कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन इन ओनली स्टेट लिस्ट। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ गलत है, इनकरेक्ट है, वो आपको बताना है। ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। क्यों गलत है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है यूनियन टेरिटरी का वो केवल और केवल प्रेसिडेंट का एजेंट होता है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं होता, हेड नहीं होता। हेड कौन होता है यूनियन टेरिटरी का, प्रेसिडेंट। दूसरा स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत है क्योंकि यहां लिखा था ओनली, बट पुदुचेरी जो है वो स्टेट लिस्ट के अलावा कॉन्करेंट लिस्ट के भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाता है कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे, तब पुदुचेरी वाला जो लॉ है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी पार्लियामेंट के लॉ के सामने, ठीक है। 12th question, who was the chairman of commission appointed by president in 1960 to report on the administration of the scheduled area and the welfare of the scheduled tribe in the state, यानी कि जो 1960 में प्रेसिडेंट ने कमीशन अपॉइंट की थी टू लुक आफ्टर द शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, उस कमीशन के चेयरमैन कौन थे। ऑप्शन ए रामनंदन, बी यूएन देवर, सी दिलीप सिंह भुरिया, डी अशोक मेहता। सो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है यूएन देवर। जहां तक बात है रामनंदन की, तो रामनंदन की जो कमेटी थी वो बहुत लेट में बनती है एंड उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर अमंग ओबीसी। दिलीप सिंह भुरिया की बात करें तो
पहली कमीशन 1960 में बनी, लेटर ऑन 2002 में इसी काम के लिए बाद में भी कमीशन बनाई गई। अब इस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? दिलीप सिंह भुरिया एंड अशोक मेहता। एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर, इनकी जो कमेटी थी वो रिलेटेड किससे थी? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। इनफैक्ट ये एक पहली कमेटी थी जिसने ये रिकमेंड किया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक दर्जा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। 13th क्वेश्चन, which among the following is the nodal ministry for all matters of union territories relating to legislation, finance and budget? यानी कि निम्नलिखित में से कौन कानून, वित्त और बजट से संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मामलों के लिए एक नोडल मंत्रालय है? ए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, डी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा बहुत लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब होम मिनिस्टर कौन है इंडिया के? अमित शाह। ठीक। 14th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। पहला, ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट has a district council consisting of 30 members. Second, the governor is empowered to organize and reorganize the autonomous district. अब करेक्ट क्या है? One only, two only, both one and two, D, none of the above. इसका करेक्ट आंसर है सी, both one and two, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी और उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ज्यादा से ज्यादा 30 मेंबर होंगे। कितने? 30। ठीक। और दूसरा भी सही है क्योंकि जो भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं उनके एरिया को बढ़ाना, घटाना, उनका नाम चेंज करना, ये सारी पावर्स किसके पास हैं? गवर्नर यानी कि राज्यपाल के पास। ठीक। अब ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं ये समझते हैं। तो जो 6th शेड्यूल है जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वो डील करता है ट्राइबल एरिया इन 4 स्टेट्स, नेमली आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो यहाँ के जो ट्राइबल एरियाज होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्रीज हैं, इनके जो नाम्स हैं, ये सारी चीजों को मॉडिफाई कौन कर सकता है? गवर्नर। बट ये नोट करने वाली बात है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट they do not fall outside the executive authority of the state, यानी कि जो लोकल स्टेट एग्जीक्यूटिव होती है उसकी अथॉरिटी से बाहर नहीं होते, उसके कंट्रोल में ही रहते हैं, बट थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाती है। 15th और आज का लास्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप कम्स अंडर द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट? यानी कि जो लक्षद्वीप है हमारा, वन ऑफ द 8 यूनियन टेरिटरी, वो किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? ए, कर्नाटक हाई कोर्ट, बी, दिल्ली हाई कोर्ट, सी, केरला हाई कोर्ट, डी, तमिलनाडु हाई कोर्ट। इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सो अगर आपसे बनता है सो डू कमेंट इट। सो इस तरीके से खत्म होता है हमारा आज का सेशन। आपको सेशन कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 42 इलेक्शन कमीशन, चैप्टर 43 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चैप्टर 44 स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे बेस्ड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। सो डू प्रिपेयर दीज 3 चैप्टर्स इन अ क्वाइट बेटर वे सो दैट आपसे ज्यादा एमसीक्यूज बने। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।